मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल ग्रामोत्थान विद्यापीठ से आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक भारत की खोज, लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसका पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है खोज। तो पाठ को बच्चों मैंने आपको समझा दिया है, पहले वीडियो आपने देखा होगा। उस पाठ के अंदर से कुछ प्रश्न जो कि मैं आज आपको समझा रही हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर साथ में ही आप जैसे जैसे पाठ पढ़ोगे उसके अंदर से जो प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ में समझाते जाऊँगी। तो फिर आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें 1 वर्ड आंसर देना होता है, तो आप इसके हिसाब से दे सकते हो। आप अच्छी तरह से ये प्रश्नों के उत्तर याद करोगे, तैयारी अच्छी तरह से करोगे और फिर उसके बाद टेस्ट करोगे। यह भारत आखिर है क्या? बचपन से ही मेरे हृदय में भारत ही भारत रहा है। मैं लगातार उसे जानने समझने और अपने बचपन में वापस जाकर याद करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे नए अनुभवों ने उसे किस रूप में सजाया था और मेरे मन ने इस अनुभव का एक धुंधला रूप धारण कर लिया था। तो इस पहला पैराग्राफ है, इसमें जो प्रश्न है सबसे पहला बनेगा, नेहरू जी के मस्तिष्क पर किसने सबसे अधिक प्रभाव डाला था? मतलब किस बात ने नेहरू जी के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला? मस्तिष्क पर प्रभाव डालना मतलब उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया था। किस प्रश्न ने? सबसे पहला ही वर्ड आया है, यह भारत आखिर है क्या? इस प्रश्न ने नेहरू जी के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डाला था। इसी को दूसरी तरह से कह लें, नेहरू जी के मन में क्या बात हमेशा रहती थी? नेहरू जी अपने मन में किस बात के बारे में हमेशा सोचते रहते थे? उत्तर क्या होगा? यह भारत आखिर है क्या। ठीक है, तो दूसरा पैराग्राफ, यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेष बात का नेतृत्व करता था? क्या उसने अपनी पुरानी शक्तियों को खो दिया है? आज संसार में उसका सामंजस्य किस रूप में है? क्या विशाल जनसंख्या के अलावा उसके पास ऐसी कोई अद्भुत शक्ति है जिसे जानदार कहा जा सके? ठीक है, अब जो है इसमें इस पैराग्राफ में जो प्रश्न आ रहा है वह नेहरू जी ने भारत की किस अद्भुत शक्ति के विषय में कहा है? कौन सी अद्भुत शक्ति बताई है इस पैराग्राफ में नेहरू जी ने? इसकी विशाल जनसंख्या। ठीक है, भारत की अद्भुत शक्ति बताया है विशाल जनसंख्या को। क्या इसके अलावा भी कुछ है जिसे जानदार कहा जा सके? वो है इसकी विविधता में अनेकता। विविधता में एकता, यानी अनेकता में एकता भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है अनेकता या विविधता में एकता या विविधता में एकता। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यानी भारत देश में अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यानी विविध धर्मों को मानने के बाद भी आपस में एक होकर के रहते हैं। इसलिए इसे कहा गया कि विविधता में एकता और अनेकता में एकता। ये जो है ये बात भी है जिसे जानदार कहा जा सकता है। आगे, मैंने भारत को एक बाहरी आलोचक की नज़र से परखना शुरू किया, ऐसे आलोचक की दृष्टि से जिसे कि वर्तमान के साथ ही साथ अतीत के अधिकांशतः अवशेष नापसंद थे, जबकि भारत मेरे खून में, मेरे कण कण में हमेशा से रचा बसा रहा है। मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था, इसलिए मैं उसे किसी पश्चिमी मित्र की भांति ही देख रहा था। मेरे हृदय में कई संदेह जन्म ले रहे थे। क्या वास्तव में मैंने भारत को जान लिया था? फिर मैं
क्यों अतीत की विरासत के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को खारिज करने की हिम्मत कर रहा हूँ, जबकि वह महत्वपूर्ण हिस्सा बहुत जीवंत और टिकाऊ है। आखिर भारत के पास वह विशेष तत्व क्या है जिसके कारण उसका अस्तित्व आज भी कायम है। अब प्रश्न इसमें बना इस पैराग्राफ में, आखिर भारत के पास वह विशेष तत्व क्या है जिसके कारण उसका अस्तित्व आज भी कायम है। तो वो विशेष तत्व क्या है? समय समय पर होने वाले पुनर्जागरण। तो क्या उत्तर हुआ इसका? समय समय पर होने वाले पुनर्जागरण, यानी कि समय के अनुसार जो है बदलाव कर लेना, समय के साथ साथ अपने को बदल लेना। तो मतलब ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय की ज़रूरत होती थी उसे देखते, समय की ज़रूरत को देखते हुए नए जो है बातें लेते गए, पुराने को साथ में छोड़ते गए, नए का पुराने के साथ तालमेल भी बिठाते गए। मतलब जो सही होता था उसको साथ में रख लेते थे, जो नहीं होता उसको थोड़ा बहुत बदल देते थे। तो पुनर्जागरण जो ये होता रहा था। आगे अब नेहरू जी क्या कहते हैं, मैं एक बार सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर बैठा हुआ था। वहाँ मैंने प्राचीन नगर के घर और गलियों को बिखरे देखा। यह सभ्यता 5000 वर्ष पहले की बताई जाती है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इतने वर्षों तक निरंतर कैसे अक्षुण्ण बनी रह सकती है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा। उसका सांस्कृतिक आधार इतना शक्तिशाली था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब इसमें आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने साल पुरानी बताई जाती है? लगभग 5000 वर्ष पहले की बताई जाती है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? लगभग 5000 साल पुरानी। आगे के नेहरू जी कहते हैं, मेरे मस्तिष्क पर भारत के इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य ने एक गहरा प्रभाव डाला। मैंने चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया के अनेकों बाहरी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैंने हिमालय पर्वत का भ्रमण किया, जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ करीबी संबंध है। पहाड़ों से मुझे विशेष लगाव था। यहाँ से बहने वाली नदियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती थी। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके वर्षों से यहाँ पर जातियाँ, कबीले, काफिले तथा फौजें आई। इन्हीं नदियों के आसपास काफ़ी लंबा इतिहास बिखरा पड़ा था। ब्रह्मपुत्र नदी, जो प्राचीन कहानियों में आज भी जिंदा है, उत्तर पूर्व पहाड़ियों में पड़ी दरारों में अपना रास्ता बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना नदी के संबंध में भी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन गंगा नदी की महानता सबसे बढ़कर है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इसके संबंध में हजारों गाथाएं हैं जो हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। मैं आगरा और दिल्ली जैसे कई पुराने शहरों में गया, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैंने कई पुरानी स्मारकों, भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों तथा अजंता, एलोरा,
तथा भित्ति चित्रों आदि को भी देखा। सबसे पहले इसमें से हम बनाते हैं भित्ति चित्र का अर्थ क्या है। भित्ति मैंने होता है दीवार, दीवारों पर बने हुए चित्र। फिर है नेहरू जी के अनुसार पुराने मिथकों और दंत कथाओं से करीबी संबंध किसका है। नेहरू जी ने, हमने ये गद्यांश पढ़ा, इसमें नेहरू जी ने पुराने मिथकों और दंत कथाओं का करीबी संबंध किसके साथ बताया है। उत्तर है हिमालय पर्वत का। फिर है हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किसके आधार पर पड़ा। हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान इंडस और सिंधु नदियों के आधार पर पड़ा। क्योंकि आपको एक दो शब्दों में उत्तर देने हैं तो आप सिंपल करोगे। किसके आधार पर पड़ा, इंडस या सिंधु नदी के। ठीक है, अब इसी पैराग्राफ में से सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पहले कर लिया, कितने साल पुरानी है, यानी 5000 साल, लगभग 5000 साल। हमारे भारत की सभ्यता व संस्कृति को कौन दर्शाते हैं, किसके द्वारा हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो इसमें जो नेहरू जी ने बताया है वे हैं नदियाँ। हमारे देश की नदियाँ जो हैं हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। तो फिर प्रश्न आता है सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। उत्तर है गंगा नदी। किन पुराने शहरों का पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है, यानी ये आगरा और दिल्ली का। अब हम जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ेंगे, फिर जो है आगे के जो प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो बच्चों एक बार आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको आगे का जो है पाठ पढ़ के और उसमें आने वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप यदि ये वीडियो देखोगे तो आपके जो सिलेबस में सेकंड लेसन है उसके आधार पे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, जिसका उत्तर आपको 1 वर्ड में देना है। 1 या 2 शब्दों में दे सकते हैं।